भारतीय इतिहास के सभी प्रमुख युद्धों में से एक ऐसा युद्ध जिसने भारत को अंदर से हिलाकर रख दिया और उसके बाद काफी परिवर्तन भी भारत की स्थिति में हुआ। आइए जानते हैं पूरी घटना 1962 भारत चीन युद्ध की। वीडियो में अंत तक बने रहिए। भारत की आजादी के समय भारत और चीन के रिश्ते उतने कड़वे नहीं थे जितने 1962 के बाद से हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने में ही भलाई समझी। यही कारण है कि जब चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था तो भारत ने उसका कड़ा विरोध नहीं किया। चीन के साथ भारत के रिश्ते तब खराब होने लगे जब 1969 में भारत ने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को शरण दे दी थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हो गया। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इन संधियों के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफी मजबूती मिली थी। इस बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए। तिब्बती विद्रोह की शुरुआत में दलाई लामा और उनके अनुयायी भारत में अपने जीवन की रक्षा के लिए KIA की मदद से तिब्बत से भाग गए। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। बस यहीं से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता टूट गया। समझौते में यह प्रावधान था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। इसके बाद रिश्ते बिगड़ गए और चीनी जनता के बढ़ते विद्रोह के बीच चीनी सरकार ने देशभक्ति का हवाला देते हुए अपनी जनता को शांत करने के लिए भारत के खिलाफ एकतरफा युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस युद्ध के लिए न तो भारत की सेना तैयार थी और न ही यहां की सरकार। इसके परिणाम स्वरूप चीन ने भारतीय भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया एक सोचा समझा कदम था, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाया और कई बार भारत की पीठ में छुरा घोंपा। तिब्बत में अपने शासन के लिए भारत को खतरा मानने की चीनी धारणा 1962 के युद्ध का सबसे बड़ा कारण रहा। 1962 की गर्मियों में भारत और चीन की सेना के बीच विवाद की कई घटनाएं हुई। 10 जुलाई 1962 को 350 चीनी सैनिकों ने कुसूल में भारतीय पोस्ट को घेर लिया और लाउडस्पीकर से गोरखा सैनिकों को यह मैसेज दिया कि उन्हें भारत की ओर से नहीं लड़ना चाहिए। अक्टूबर 1919 को जब कांगड़ा दर्रे में दोनों सेनाएं टकराईं तो भारत ने महसूस किया कि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इस झड़प में भारत के 9 पुलिसकर्मी शहीद हुए। इसके बाद विवादित इलाके से गश्ती दल वापस बुला लिए गए। 20 अक्टूबर 1962 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी में मैकमोहन रेखा के पास से हमला कर दिया। चीनी हमला सीमा के सभी क्षेत्रों में पश्चिम और पूर्व दोनों में एक ही समय पर शुरू हुआ। 20 अक्टूबर 1962 को भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे, जो बीजिंग समय के अनुसार पूरी तरह से समन्वयित था। उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए 17 सितंबर 1962 को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए थे और 30 सितंबर 1962 को ही भारत लौटे थे। यहां तक कि नेहरू भी राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 सितंबर को दिल्ली से रवाना हुए और 2 अक्टूबर को वापस लौटे, लेकिन 12 अक्टूबर को फिर से कोलंबो के लिए रवाना हुए। वे 16 अक्टूबर 1962 को ही दिल्ली लौटे। यहां तक कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल कॉल भी 2 अक्टूबर तक कश्मीर में छुट्टी पर थे, जबकि सैन्य संचालन निदेशक विमानवाहक पोत विक्रांत पर क्रूज पर थे। जब तक युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी तब तक भारतीय पक्ष आश्वस्त था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उसकी तैयारियां काफी कम थीं। भारत ने विवादित इलाके में महज 2 डिवीजन तैनात की थी, जबकि चीनी सैनिकों की 3 रेजिमेंट वहां थी।
चीन ने भारतीय टेलीफोन लाइनों को भी काट दिया ताकि सीमा पर मौजूद बल अपने मुख्यालय से संपर्क न कर सके। युद्ध के पहले ही दिन चीन की पैदल सेना ने भी पीछे से भारत पर हमला कर दिया। लगातार नुकसान से भारतीय सैनिक भूटान में भागने को मजबूर हो गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी सहायता मांगी थी और चीनी आक्रामकता को रोकने के लिए भारत को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पत्र लिखा था। घबराहट में नेहरू द्वारा लिखा गया यह पत्र तत्कालीन भारतीय राजदूत द्वारा हाथ से दिया गया था। नेहरू ने लड़ाकू विमानों के 12 स्क्वाड्रन और एक आधुनिक रडार प्रणाली की मांग की थी। अक्साई चीन नमक के मैदानों का रेगिस्तान है जो समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर ऊपर है। पूर्वी सीमा जहां युद्ध हुआ यानी अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां समुद्र तल से 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कई चोटियां हैं। इसलिए युद्ध भूभाग की अत्यधिक कठोर परिस्थितियों और ठंडी जलवायु में लड़ा गया था। इन परिस्थितियों के कारण भी कई सैनिक मारे गए। 22 अक्टूबर को चीनियों ने झाड़ियों में आग लगा दी जिससे भारतीयों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। 400 चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर हमला बोल दिया। भारतीयों ने जब जवाब में मोर्टार से फायर किया तब वे जाकर रुके। जब भारतीय सेना ने देखा कि चीनी सेना दर्रे के पास एकत्र हो रही है तो उसने मोर्टार और मशीन गन से फायर किया और 200 चीनी सैनिकों को मार गिराया। 26 अक्टूबर को सिख सैनिकों की गश्ती दल को चीनी सैनिकों ने घेर लिया। उन्हें बचाने के लिए भारतीय सेना की एक यूनिट ने हमला किया और सिख सैनिकों को मुक्त कराया। भारत ने कभी सोचा भी नहीं था कि चीन उस पर हमला करेगा, लेकिन पड़ोसी देश ने ऐसा किया। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से मैदान में थे 10-20 हजार सैनिक। चीन की सेना को 10 साल पहले कोरिया में लड़ने का अच्छा अनुभव मिल चुका था। हर मोर्चे पर भारतीय सेना कमतर थी, लेकिन भारतीय के जांबाजों ने डटकर चीन की सेना का सामना किया। ये युद्ध पूरा 1 महीना चला, जब तक कि 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर दी, क्योंकि वह अपने दावे की रेखा तक पहुंच गया था तथा यह भी कहा कि 1 दिसंबर 1962 से चीनी सीमा रक्षक वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे। युद्ध के बाद भारत ने तिब्बती शरणार्थियों और क्रांतिकारियों के लिए अपना समर्थन बढ़ा दिया। युद्ध में हार के कारण तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को भी इस्तीफा देना पड़ा, जिन पर सेना की तैयारी में कमी का आरोप लगाया गया। इस पराजय का एक और परिणाम यह हुआ कि भारत ने अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किया और बाद के संघर्षों में अधिक तैयार हो गया। इस युद्ध ने भारत की विदेश सुरक्षा नीति में कई प्रमुख बदलाव किए, जैसे 1974 में परमाणु परीक्षण करने और 1998 में परमाणु हथियार हासिल करने के भारत के फैसले में एक अहम भूमिका निभाई। युद्ध के बाद भारत का रक्षा खर्च बड़े पैमाने पर बढ़ गया। इसने शायद राजनीतिक नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अतिरिक्त सतर्क और सजग रहने की सीख भी दी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।